हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 देखेंगे। इसके लिए पूरी एक सीरीज चलाएंगे और इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर डाले पूरे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम क्वेश्चन करेंगे और उसके पूरे जो आंसर होंगे उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को देखना और उनको पूरा वीडियो देखने के बाद आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है। जो अर्थशास्त्र बुक है वो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक है। ये भारतीय इतिहास की राजनीति की पहली बुक मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लिखित रूप से। हालांकि भारत की पहली बुक मानी जाती है मनुस्मृति, लेकिन जो आचार्य चाणक्य ने राजनीति के ऊपर पहली बुक लिखी है तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी है? अर्थशास्त्र। नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन है ये पॉलिटिक्स से संबंधित। और अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जिसमें मौर्य काल के संपूर्ण मतलब कि पूरे पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है मौर्य काल की, ठीक है। जो अर्थशास्त्र बुक है, जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है, ठीक है। 180 इसमें प्रकरण है। इसके अलावा इसमें राजा के 7 सप्तांग दिए गए हैं। अर्थशास्त्र बुक में राजा के 7 सप्तांग दिए गए हैं, ठीक है। सप्तांग दिए गए हैं मतलब राजा को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सप्तांग दिए गए हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं राजा को योग्य होना चाहिए, राजा को योग्य होना चाहिए। दूसरा नंबर अगर बात करेंगे तो राजा के पास मंत्री अच्छे होने चाहिए। उस समय अमात्य बोला गया है इसको। राजा के पास अच्छे मंत्री होने चाहिए। जनपद राजा के पास अच्छा होना चाहिए। दुर्ग राजा के पास होना चाहिए। इसके अलावा राजा के अच्छे मित्र होने चाहिए। 6 नंबर पे आता है राजा का कोष अच्छा होना चाहिए और इसमें 7 में जिक्र किया गया है राजा की दंड व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो कि अशोक के समय लैप्स कर गई थी। इसीलिए अशोक का जो टाइम था वो एक समय बहुत पीक पे गया और लास्ट में डिक्लाइन कर गया, क्योंकि राजा की जो 7 सप्तांग लिखे हुए हैं अर्थशास्त्र बुक में उसको फॉलो नहीं कर पाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है। हालांकि मैकियावेली बहुत बाद में पैदा हुए हैं चाणक्य से, और फिर भी मैकियावेली कहा जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चाणक्य के 2 नाम और याद कर लीजिए आप लोग, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। ये 2 नाम ध्यान रखेंगे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। और एक ध्यान रखना और क्वेश्चन कि मैकियावेली की जो पुस्तक थी जिसकी तुलना की गई थी अर्थशास्त्र से, उसका नाम था द प्रिंस। बहुत पूछी गई है एग्जाम में, बहुत पूछी गई। एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि द प्रिंस बुक किसकी है, तो मैकियावेली की है। और भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है, तो चाणक्य को कहा गया है, ठीक है। इसमें 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में और 180 प्रकरण है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और ध्यान रखेंगे इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य काल की पूरी पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि मौर्य काल की एक दूसरी बुक का नाम बताइए, और उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और इंडिका बुक किसकी है? आप लोग कमेंट में बताना इंडिका किसकी बुक है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसकी बुक है। आप लोग कमेंट के नाम जरूर बताना, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए इस तरीके से, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र के जो राइटर हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र ध्यान रखेंगे इसमें जो कहानियां हैं उसकी ये बुक है। और ध्यान रखना इस चीज को कि जो पंचतंत्र बुक है ये बाइबल जो बुक है, मतलब कि पवित्र पुस्तक है किसकी? ईसाई धर्म की। तो उसी तरीके से ध्यान रखेंगे जो पवित्र पुस्तक है बाइबल,
इसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ध्यान रखेंगे, ये कहानियों से संबंधित है। हाँ, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। सिकंदर ने हाइडेस पीच, ध्यान रखेंगे, हाइडेस पीच की लड़ाई में किसको हराया था? हालांकि पोरस को इसमें माना गया है, तो पोरस को हराया था। और ध्यान रखेंगे ये नदी कौन थी? तो झेलम, या इसी का नाम मिलता है बितस्ता। ये दोनों नाम मिल जाएंगे, झेलम या फिर बितस्ता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। झेलम कोई ईरान साइड में जो उनका एरिया है उसमें हाइडेस्पीच कहा गया है, इसीलिए ध्यान रखेंगे सिकंदर ने हाइडेस्पीच की लड़ाई में किसे हराया था? तो राजा पोरस को हराया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बंगाल से किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन, मतलब कि के होना चाहिए कि किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? देखिए, खुदीराम बोस की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी जिस समय इनकी मतलब कि इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ध्यान रखेंगे। इनका एक प्रकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुजफ्फरनगर जो जगह थी, मुजफ्फरपुर जगह थी, मुजफ्फरपुर जो जगह थी, मुजफ्फरपुर में एक जज थे, इनका नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, और ये बहुत आतंक मचाए हुए थे, बहुत गलत सलत सजा सुना रहे थे। तो इन्हीं के ऊपर बम फोड़ने की प्लानिंग बनाई। दो व्यक्ति थे अपने इंडिया के, ध्यान रखेंगे, उनका नाम था, एक का नाम था खुदीराम बोस, और एक थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी का भी कह सकते हैं, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। जब इन्होंने बम फेंका तो ये भारतीय समर्थित एक जज थे, उनका नाम था कैनेडी। नाम क्या था? कैनेडी। और कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई। कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई, ध्यान रखेंगे। और इसी के मतलब कि जब बम फेंका था तो इन्हें पता था कि सजा तो होगी, तो प्रफुल्ल चाकी जी थे, इन्होंने तो आत्महत्या कर ली इसके बाद। लेकिन जो खुदीराम बोस थे, ध्यान रखना, ये खुदीराम बोस भागकर बहुत दूर निकल गए थे। लेकिन हुआ क्या था कि जिस जगह फांसी, मतलब कि जब ये भागकर निकल गए, बताते हैं कि 25 किलोमीटर के आसपास निकल गए थे, तो जहां पे ये रेडियो पहले चलते थे, तो रेडियो में ये सुन रहे थे कि मतलब कि एक बच्चा है जिसने बम फेंका है और मारा गया है, वो और मर गए हैं इस तरीके से। तो वो एक भारतीय था जिसने एक इसकी सूचना पहुंचा दी कि खुदीराम बोस जी जो हैं यहाँ छुपे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पकड़ दी गई और उनको 11 अगस्त, डेट थी 11 अगस्त 1908 को फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। पकड़ाने वाला भारतीय था, ध्यान रखना, कुल मिला के, ठीक है। चाहे वो जलियांवाला बाग हो तब भी वो हंसराज जो था वो भी इंडियंस था, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई इंडियंस ही रहा है जिसके पीछे रहा है कोई ना कोई, ठीक है। बीरबल किसके दरबार में एक सलाहकार था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके में था? अकबर के दरबार में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कि जो बीरबल था, तो इसके अलावा भी 9 और जो थे इनके दरबार में थे जिन्हें नवरत्न बोला गया है। बीरबल था, तानसेन था, ठीक है, मानसिंह, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नवरत्न थे, ठीक है। ऐसे ही नवरत्न जो थे हमारे यहाँ भी, जो विक्रमादित्य जी थे, यानी कि हमारे जो चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें कहा गया है, उनके दरबार में भी थे, ठीक है। और इनको भी नवरत्न के नाम से जाना गया है। धन्वंतरी, छपड़क और अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट का नाम याद रखना, बेताल भट्ट, और घटकर पर कालिदास, बरामेर और बररुचि। ये हमें लगता है कि ये सबसे अ, इंडिया का गोल्डन एरा था जिस समय ये लोग पाए गए होंगे, ठीक है। और हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, हुमायूं का मकबरा के साथ साथ हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो हुमायूं का मकबरा है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन देखें, हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए बाबर का, बाबर को शुरुआत में आराम बाग, जो जगह है आराम बाग आगरा में, वहां दफनाया गया था। लेकिन बाबर की बुक का नाम था तुजुक ए बाबरी,
इस बुक में लिखा हुआ था, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने 1580 में चेंजमेंट कर दिया था फारसी भाषा में, ध्यान रखेंगे, नाम रखा बाबरनामा। तो उसी बुक में लिखा हुआ था कि हमें जो है इच्छा थी दफनाए जाने की, कहाँ पे, काबुल में। तो फिर से दोबारा से अकबर ने इनकी इच्छा को पूरा करते हुए कहाँ दफनाया, काबुल में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, और अकबर का पता है आपको सिकंदराबाद में है। अब आप कमेंट में बताइए कि अकबर के मकबरे को किसने खोदा था और उखाड़ के फेंक दिया था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगजेब का जो मकबरा है औरंगाबाद, इसी में इसकी जो बीवी है राबिया दुर्रानी, ठीक है, उसको भी दफनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसे बीवी का मकबरा या फिर ताजमहल की फुअर नकल के नाम से भी जाना जाता है औरंगाबाद वाले को। ठीक है, अब देखिए श्री अरविंदो का जन्म। श्री अरविंदो जो थे हमारे यहाँ के स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, ध्यान रखेंगे, श्री अरविंदो। और इनका जन्म हुआ था 1872 में। ठीक है, और इनका एक आश्रम था पुडुचेरी में, पुडुचेरी में, जिसको ओरेविलो ओरेविलो आश्रम कहा गया। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई की बात करेंगे तो इसमें ब्रिटिशर्स ने किसको हराया था, तो फ्रांसीसियों को हराया था। और ये लड़ाई कब हुई थी, 1760 में। इस युद्ध में अंतिम रूप से ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को हराया था, जिसके बाद से फ्रांसीसियों ने यहाँ से जो है व्यापार बंद कर दिया था एक तरीके से। ठीक है, अंतिम रूप से हराया था। अब बात करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, बंगाल के की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, आप अच्छे से उसको नोट कर लेना। क्लास हटाओ और बैटिंग करें। क्या करें, बैटिंग करें। आप लोग बोर हो जाते हैं तो आप बोलेंगे क्या, क्लास हटाओ बैटिंग करें। क्लास से क्या हो जाएगा, क्लाइव, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लास से क्या हो जाएगा, क्लाइव हो जाएगा। और हटाओ से क्या हो जाएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा। इससे बोलेंगे पूरा वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, विलियम बेंटिक हो जाएगा। और करें से हो जाएगा कैनिंग। क्या हो जाएगा, कैनिंग। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर बोलेगा, बंगाल का पहला गवर्नर बोलेगा तो कौन था, तो क्लाइव था। ये कब बना था, 1757 में, ध्यान रखेंगे। इसी को विलियम पिट्स ने कहा था स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति। 1757 में बंगाल का ये गवर्नर बना पहला। ठीक है, अब देखिए, जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है, तो उसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसी के तहत ही ये बंगाल का अंतिम गवर्नर साबित होता है, और ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, और इसके बाद 1833 में एक एक्ट आता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि पूरे भारत का ही गवर्नर बना दिया जाता है। किसको, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, किसको, विलियम बेंटिक को। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है 1858 का, आपको पता है। और इसमें क्या होता है, कैनिंग को भारत का क्या बना दिया गया, वायसराय। ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन था ये, कैनिंग। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक है, और इससे क्वेश्चन आते भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, गांधार कला समायोजन है किसका, गांधार कला, ध्यान रखेंगे, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक जो शैली है इससे संबंधित है। सती प्रथा का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किन शिलालेखों पर मिलता है। भानुगुप्त का अभिलेख है, जो कि ईरान से प्राप्त हुआ है, और ये 510 ईस्वी का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 510 ईस्वी का है। इसमें पहली बार, ध्यान रखेंगे, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये बौद्ध कला के द्वारा सजे हुए, बौद्ध और जैन दोनों को संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे, और महाराष्ट्र राज्य में है।
ध्यान रखो कि इसमें सब जानकारी मिलती है, फौना फ्लोरा की जानकारी मिलती है, पर वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण नहीं करती हैं। ठीक है, ये गलत है, मतलब करती हैं, ये गलत है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे पहला पश्चिमी भारत की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था। देखिए एक व्यक्ति का नाम था थॉमस स्टीफंस। ये व्यक्ति जो था इंग्लैंड का व्यापारी था, एक ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुर्तगाली भारत में मतलब इस तरीके से आया था, एक पुर्तगाली के रूप में आया था। और ध्यान रखेंगे इसने जो मेनली काम किया था वो एक इंग्लैंड के व्यापारी के रूप में काम किया था, जो बाद में ब्रिटेन की कंपनी थी लीवेंट्स कंपनी था उससे जुड़ा। और बाद में लीवेंट्स कंपनी से जुड़ने के बाद इसने लीवेंट्स कंपनी को धोखा दिया और 1603 में ये इंडिया पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? 1603 में इंडिया पहुंचता है। और इसी के पीछे इंग्लैंड की सरकार ने, जो नाम था, किसका नाम मिलता है, विलियम हॉकिंस, जो था विलियम हॉकिंस, इसी के पीछे भेजा था, जो कि 1608 में इंडिया पहुंचता है और 1609 में पहली बार, ध्यान रखना, ये जहांगीर के दरबार में जाता है। ध्यान रखेंगे। तो पहला कौन था? थॉमस स्टीफन। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल में आधिकारिक इतिहासकार था? ठीक है, देखिए इसमें नाम मिलता है मोहम्मद कजीम का, नाम मिलता है मोहम्मद कजीम का। ठीक है, दीन ए इलाही अकबर की अज्ञानता का आंदोलन था, न कि उसके ज्ञान का। यह बयान किसने दिया था? तो इसके जो बयान दिया था B.A. स्मिथ ने। ठीक है, इन्होंने काफी बयान दिए हैं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ये भी विंस्टेड स्मिथ ने कहा है। ठीक है, किसने गांधी जी को हाफ नेक्ड बैगर कहा था? तो ये था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, गांधी जी के और भी नाम देख लीजिए आप लोग चाहें तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ याद कर लीजिए नाम, जैसे इनको एक उपाधि दी गई थी। हाँ, एक उपाधि दी गई थी राष्ट्रपिता की, ये बहुत पूछा गया है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम मिलता है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम मिलता है। एक मिलती है महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि ये दी थी चंपारण के दौरान, दी थी किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और टैगोर जी को उन्होंने उपाधि दी कौन सी? गुरुदेव की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, विंस्टन चर्चिल ने ही इन्हें, ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। क्या कहा था? देशद्रोही फकीर कहा था। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? तो वो कहा था एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था ये। ठीक है, इसके अलावा वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो वो कहा था इसने, माउंट बैटन ने। माउंट बैटन ने क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो माउंट बैटन ने कहा था। ठीक है, और इसके अलावा बापू किसने कहा था? तो बापू को ध्यान रखेंगे C.F. एंड्रूज का नाम मिलता है और मिलता है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, बापू पूछ ले किसने कहा था? तो C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मलंग बाबा की उपाधि पूछता किसने दी थी? मलंग बाबा की तो दी थी कवालियों ने। ठीक है, मलंग बाबा, कवालियों ने दी थी इनको उपाधि। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कैसर हिंद का इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें दिया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था इन्हें। ठीक है, कुली बैरिस्टर कहा गया साउथ अफ्रीका में इन्हें, भंगी शिरोमणि कहा गया था साउथ अफ्रीका में इन्हें। ठीक है, और सेवाग्राम का संत कहा गया था। ठीक है, आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, याद रख लिए, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक युग के, आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने।
राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। और ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। और ध्यान रखना है इस चीज को, ये दोनों हाथों से लिखने में सक्षम थे और बिहार की धरती से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इरविन के टाइम में। किसके? 1931 इरविन बनता है। और ध्यान रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट आता है 1931 में, 5 मार्च 1931 को। तो उसी समय याद कर लीजिए कि राजगुरु को और सुखदेव को और जो भगत सिंह थे इनको फांसी दी गई थी इरविन के टाइम में। ठीक है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन में आयोजित की थी? देखिए, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनल्ड था। रैमजे मैकडोनल्ड जो था, ये भारतीय सांप्रदायिकता का पिता भी कहा जाता है। किसे? रैमजे मैकडोनल्ड को। इसने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और रैमजे मैकडोनल्ड 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन था ब्रिटिश पीएम? तो रैमजे मैकडोनल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? जतिन सप्रू और बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये लोग जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और 1931 जो दूसरा वाला था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। ध्यान रखेंगे। एस राजपूताना जहाज से जो गए थे ये। और इसके बाद विंस्टन चर्चिल ने नहीं कहा था, यहीं पे अर्धनग्न फकीर कहा था यहाँ पे। ठीक है, वैदिक काल में किस प्रकार के विवाह होते थे? ध्यान रखेंगे, जिसमें दहेज के स्थान पर एक गाय तथा एक बैल की कीमत टोकन दुल्हन थी। देखिए, इसको मैं पूरा कभी कराऊंगा आपको जब वैदिक काल, तो उसमें बताऊंगा इस चीज को। इसे अरसा बोलते थे। क्या बोलते थे? इसे अरसा बोलते थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है हमारा। जो ऋग्वेद है हमारा, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 जो है सूक्तियां हैं, 1028 ऋचाएं हैं, 1028 ऋचाएं हैं और 10,462 ये ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग है और 10,580 ये यूनिक के अकॉर्डिंग है। इतनी क्या है जो है ऋचाएं हैं, ये सूक्तियां हैं और ये ऋचाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर बात करें इस चीज के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बात करें, तो ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है उसे बोलते हैं खिल। क्या बोलते हैं? खिल। मतलब कि हस्तलिखित ऋचाओं का जिक्र किया गया है जिन्हें खिल बोलते हैं। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है जिन्हें खिल बोलते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है सूक्तियां दी गई हैं, जिसमें पुरुष सूक्ति और नदी सूक्ति दोनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, नदी सूक्ति और पुरुष सूक्ति का जिक्र किया गया है। और जो नदी है इन्हीं में इनके जो नाम पुराने और नए दिए गए हैं, उनका जो पुराना नाम है यहीं पे दिया गया है। ठीक है, और पुरुष सूक्ति में ध्यान रखेंगे, इसमें माना गया है कि एक विराट पुरुष था जिससे जो है 4 प्रकार के जो वर्ण है उनकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे पहले की, तो पहले में अग्नि का जिक्र है और तीसरे में जो है तीसरे मंडल में ऋग्वेद के जिक्र किया गया है, गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, जो कि जिसको विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। और गायत्री मंत्र है किसके लिए संबंधित है? तो ये सावित्री देवी या सविता देवी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सावित्री देवी या सविता देवी से संबंधित है। ठीक है, इसी कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा सूर्य देवता से संबंधित है, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। और अभी ये पहला वीडियो है तो ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी इसमें, आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए और जितना डिटेल में समझाया है उसको सुनने का प्रयास करना। मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, आप लोग कोशिश करना कि इसको बार बार देख के इसको पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।